हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब। आज हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10 हिस्ट्री। ठीक है, ये है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसकी जो स्टोरी है वो क्लास 9 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही स्टार्ट होती है। देखिए, 19th सेंचुरी के टाइम पे जो आइडिया था नेशनलिज्म का, वो पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड को चेंज किया यूरोप में। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था, जिससे कि नेशनलिज्म की भावना फैली थी। कुछ स्टेप्स लिए थे फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने, जिससे वो कॉमन आइडेंटिटी लोगों में फैला सके। पहला था आइडिया ऑफ ले पेट्री ले सिटीजन। ले पेट्री का मतलब होता है फादरलैंड और ले सिटीजन का मतलब होता है सिटीजन्स। ठीक है, उन्होंने नया फ्रेंच फ्लैग लाया था, स्टेट जनरल की नेशनल असेंबली को इलेक्ट किया था, नए हिम्स ओथ नए नए गाने देशभक्ति के गा रहे थे, ओथ ली जा रहे थे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बन गया, कस्टम ड्यूटी को इंटरनल और ड्यूज़ को एबॉलिश कर दिया, यूनिफॉर्म सिस्टम हो गया वेट मेजर का, ये नेपोलियन ने किया था। ठीक है, फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। अब देखते हैं नेपोलियन कौन है। देखिए, नेपोलियन ने फ्रांस को 1799 से 1815 तक रूल किया था। उन्होंने एब्सोल्यूट पावर गेन की थी 1798 में, जब वो फर्स्ट कौंसल बन गए थे। अब इनका सिविल कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। इसमें कुछ पॉइंट्स आपको समझा देता हूँ। इसमें है कि इक्वालिटी होगी लॉज की, राइट टू प्रॉपर्टी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन मेजर सिंप्लीफाई होगा, फ्यूडल सिस्टम ख़त्म कर दिया और पीजेंट्स को सर्फडम से और कर्ज से बचाया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया और ट्रांसपोर्ट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ही नेपोलियन ने इम्प्रूव कर दिया था। नेपोलियन ने पॉलिटिकल फ्रीडम ले ली थी और टैक्स बढ़ा दिया था, सेंसरशिप लगा दी थी और ज़बरदस्ती लोगों को रिक्रूट कर रहे थे फ्रेंच आर्मी में। ये इनका डिसएडवांटेज है और ये इनके मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कोई भी नेशन स्टेट यूरोप में नहीं था, क्योंकि उसमें कॉमन आइडेंटिटी या कल्चर नहीं था। जो लोग थे वो डिफरेंट एरिया पे डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। इसका एक एग्जांपल है हंगरी। इसमें आधी पॉपुलेशन मैग्यार बोलती थी और आधी डायलेक्ट बोलती थी, और गैलिशिया में लोग पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी क्लासेस थी। पहली थी अरिस्टोक्रेसी। ये लोग अमीर लोग थे, फ्रेंच बोलते थे और बहुत ही कम थे। पीजेंट्स भी सबसे ज़्यादा थे और मिडिल क्लास थे, वो एजुकेटेड थे, उनकी पॉपुलेशन उन्होंने अभी गेन की थी। अब देखते हैं लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। लिबरलिज्म का मतलब होता है कि फ्रीडम के लिए हर एक आदमी को देना। ऑटोक्रेसी का एंड आ गया था और प्रिविलेजेस का। एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था जो गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से रिप्रेजेंट कर रहा था। एक इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म फ्रीडम के लिए हो गया था, और जो स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन थे गुड्स और कैपिटल के, उन्हें एबॉलिश कर दिया गया था। जोल्वरिन ने टैरिफ बैरियर्स को एबॉलिश कर दिया था, उन्हें ख़त्म कर दिया था। नंबर ऑफ़ करेंसी को 2 पे कर दिया था और नेशनल नेटवर्क ऑफ रेलवे को उन्होंने प्रमोट किया था। ठीक है, अब देखते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। जब नेपोलियन हार गए थे ट्रीटी ऑफ वियना में, तो उसके बाद फिर से कंजर्वेटिव्स आ गए थे। कंजर्वेटिव्स वो लोग होते हैं जिनकी पुरानी सोच होती है। ठीक है, देखिए इसमें प्रेप कंट्रीज़ थी, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इन्होंने हरा दिया था नेपोलियन को। ठीक है, इसमें बर्बन डायनेस्टी पावर में आ गई और फ्रेंच बाउंड्री को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने किया, जर्मन कॉन्फेडरेशन को अनटच छोड़ दिया गया और कई इंटेंशन थे उन्हें रिस्टोर किया गया जो नेपोलियन ने किए थे। लेकिन जो अच्छे रूल थे नेपोलियन के, वो अभी भी वही थे। ठीक है, अब देखते हैं रिवोल्यूशनरीज़। बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज़ आए थे इसके हिस्ट्री में। पहले हैं जीसीपी मैज़िनी। इनका जन्म हुआ था 1807 इन जेनोवा। ये सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे कार्बोनरी के। इन्होंने यंग इटली मार्शलेस में फाइंड किया था और यंग यूरोप बर्नी में। ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली को रिपब्लिक बनाना चाहते थे। ठीक है, अब देखते हैं एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1832-1848। जुलाई 1830 में बर्बन किंग ऑफ फ्रांस ने उन्हें निकाल दिया गया था और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्टेब्लिश किया गया था। बेल्जियम अलग हो गया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। ग्रीस जो पार्ट था ओटोमन एम्पायर का 15वीं सेंचुरी से, उसने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया था। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल को 1832 को ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया था। ठीक है, अब देखते हैं रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग। ठीक है, एक कल्चरल मूवमेंट जिसे कि लोग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट बनाते हैं, इसके फोकस किया जाता है इमोशन पे, उनकी फीलिंग्स पे और देशभक्ति पे। ठीक है, जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डन ने डिस्कवर किया था कल्चर को लोगों के थ्रू, फोक सॉन्ग्स के थ्रू और पोइट्री ऑफ फोक डांस के थ्रू। ठीक है, अब देखते हैं हंगर, हार्डशिप, पॉपुलर रिवोल्ट। ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो जॉब थी वो कम थी और बेरोज़गार लोग ज़्यादा बढ़ गए थे। पॉपुलेशन जो गाँव की थी वो सिटीज़ में जा रही थी। ठीक है, खाने के दाम बढ़ते जा रहे थे और हार्वेस्ट ख़राब हो रही थी। 1848 में जो पॉपुलेशन थी पेरिस की, वो रोड पे आ गई थी और लुइस फिलिपी को फोर्स किया था फिली और नेशनल असेंबली को प्रोक्लेम किया था रिपब्लिक। ठीक है, 1845 में वेवर्स जो थे उन्होंने सिलेसिया में एक रिवोल्ट किया था कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट। ठीक है, अब देखते हैं रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। रिवोल्यूशन एजुकेटेड मिडिल क्लास ने किया था, जिन्होंने कंबाइन की थी डिमांड्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की विथ नेशनल यूनिफिकेशन।
अब देखते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ऑन 18 मई 1848 को पॉलिटिकल एसोसिएशन ने 831 रिप्रेजेंटेटिव बनाए थे जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में गए थे एसटी पॉल चर्च में, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जर्मन नेशन के लिए। इसे अपोज किया था किंग ऑफ रशिया ने, जिन्होंने सोशल बेसिस पे वुमेंस को और वर्कर्स को राइट नहीं दिए थे। ये फोर्स किया था कि ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स को कि नए चेंज लाया जाए और सर्फडम और लेबर को, मजदूरी को ख़त्म किया जाए। हंगेरियंस को और ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई। अब देखते हैं मेकिंग ऑफ जर्मनी इटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड्स में 5 मार्क्स का डायरेक्ट आता है, ठीक है। पहले देखते हैं जर्मनी का। ओटो वन बिस्मार्क की मदद से प्रूशियन आर्मी ने ब्यूरोक्रेसी को, लीडरशिप को यूनिफिकेशन के लिए बढ़ाया। 3 वॉर हुई 7 साल तक और प्रूशिया की विक्ट्री हो गई और यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया और केसर विलियम वन या किंग विलियम वन प्रूशिया के नए एम्परर बन गए। अब देखते हैं इटली का। इटली देखिए 7 प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड थी। जो सरदानिया पिडमोंट था वही एक प्रिंसली स्टेट था। इसकी मदद की थी इटली की यूनिफाई करने में जीसीपी मजीनी, पर वो फेल हो गए। फिर चीफ मिनिस्टर काउंट केवर ने जीसीपी गैरीबल्डी के मदद से इस मूवमेंट को लीड किया और 1861 में विक्टर एमैनुअल II बन गए थे किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इसमें 1688 में इंग्लैंड ने अपने आप को नेशन स्टेट बनाया था। इंग्लिश पार्लियामेंट की पावर सीज हो गई थी। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 रिजल्ट हुआ था एक नया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बनने के लिए, और 1801 में आयरलैंड को फोर्सिबली टेक कर लिया गया ब्रिटिश के थ्रू आफ्टर द फेल्ड रिवॉल्यूशन, ठीक है। एक नया ब्रिटिश नेशन बन गया था जिसमें डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर था। अब इसका लास्ट टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। नेशन को एक फीमेल फिगर्स के थ्रू से समझाया गया जिसे एलिगरी बोलते हैं। फीमेल फॉर्म को चूज़ किया गया था जिससे कि नेशन को पर्सोनीफाई किया जाए, ना कि एक रियल वुमेन की तरह। फ्रांस में एलिगरी थी मैरियाना, जर्मनी में थी जर्मेनिया, ठीक है। अब देखते हैं नेशनलिज्म और एम्परिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है देशभक्ति और एम्परिज्म का मतलब होता है कि मैं अपने देश से तो प्यार करता हूँ लेकिन मैं दूसरे देश पे भी कब्जा कर रहा हूँ, ठीक है। बल्कन्स मॉडर्न डे में है कंप्राइज करते हैं रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोटेरिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो। बल्कन्स का जो रीजन है वो जोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन है जो ओटोमन एम्पायर के अंडर था। रोमांटिक नेशनलिज्म का जो आइडिया था, इससे जो रीजन बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजन होने लगा था, बहुत लड़ाई होने लगी थी। बल्कन स्टेट्स को जेलस था एक दूसरे से लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेरिटरी करना चाह रहे थे। यूरोपियन पावर्स अपना कंट्रोल लगाना चाह रही थी इस एरिया पे, जिससे कि बहुत सारे लड़ाई हुई और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए रिजल्ट हुआ, ठीक है। तो बच्चों हमने इसे सारे नोट्स से कवर किया है। आपको मैं बता दूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आप अगर इन्हें बार बार नोट्स को रिवाइज़ करेंगे तो आपका टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट